नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वक्त हो चुका है अड़ी का। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी और सर्वे की मांग 2024 का संदेश। एक बड़ा प्रोग्राम आज हम आपके लिए लेकर आए। देखिए, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश में आज वैज्ञानिक सर्वे शुरू हुआ, लेकिन मुस्लिम पक्ष की आपत्ति की वजह से इस पर अंतरिम रोक लग गई। ऐसे में सवाल यह है कि ज्ञानवापी के साइंटिफिक सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति क्यों है? क्या कोर्ट का फैसला 2024 के चुनाव की दिशा तय करेगा? आज की अड़ी में हम ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा करने पहुंचे हुए हैं। इस समय जब वहां पर सर्वे को लेकर इतना विवाद हो और इतना वहां पर गहमागहमी हो, इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काशी विश्वनाथ में पहुंचना, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें क्या संकेत दे रही हैं, ये बड़ा सवाल है। ये देखिए, कोर्ट में मुकदमा और मंदिर में पूजा, ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ आज सुबह जब 7 बजे एसआई सर्वे शुरू हुआ, तो उसके बाद वहां पर बहुत वाराणसी से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर गहमागहमी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगाई। और उसी बीच उसी शाम आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, हिंदुत्व की छवि वाले नेता, वो अब पहुंचे हुए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में। और वहां पर देखिए, बाबा का जलाभिषेक करते हुए, काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हुए आपको योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। ये दो तस्वीरें यहां पर जरूर अब इस पूरे डिस्कशन की टोन भी सेट करती हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट से आई दो सबसे बड़ी खबरें बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी। यह रोक 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लागू है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का भी आदेश दिया है। और इधर मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का जो आदेश दिया है, उसको लेकर अब देखना है कि मुस्लिम पक्ष क्या कर रहा है। लेकिन एक तरफ वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में एसआई की टीम सर्वे कर रही थी और दूसरी तरफ यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। जी हां, मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ वो मैं बता रहा हूं आपको। हिंदू पक्ष ने इस मांग को प्रक्रिया के खिलाफ बताकर सर्वे पर रोक का कड़ा विरोध किया। यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में मौजूद देश के सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि साइंटिफिक सर्वे से इमारत के वजूद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक यथास्थिति को बहाल रखने का आदेश दिया। यानी बुधवार शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे पर रोक लागू रहेगी। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है और मेरे साथ एक बहुत बड़े प्रमुख सदस्य भी जुड़ने जा रहे हैं जो उस सर्वे में शामिल थे। लेकिन अभी देखिए, मेरे साथ इस वक्त आपको जो दिख रहे हैं, डॉक्टर सीएम नौटियाल आपको दिख रहे हैं, साइंटिफिक सर्वे एक्सपर्ट हैं। इनसे हम पूछेंगे जीपीआर टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंटिफिक सर्वे के बारे में, साइंटिफिक मेथड के बारे में, जिसका इस्तेमाल एएसआई को करने को कोर्ट ने कहा है। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी दिख रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और खुद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे हुए हैं इस वक्त काशी विश्वनाथ का वहां जलाभिषेक करने, तो इसके क्या राजनीतिक संकेत हैं और उस समय जब इतनी ज्यादा बातें हो रही हो, इस पर हम इनसे बात करेंगे अभी से लेकर 2024 तक की। दानिश कुरैशी मेरे साथ हैं, एआईएमआईएम के नेता, उनका क्या पक्ष है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो कैसी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, इस पर उनसे ही बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए। बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। लेकिन देखिए, यहां पर आपको ये पूरा विवाद बताएं, उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि पूरा ये इतिहास क्या है। आपको ये पूरा इतिहास दिखाएंगे, आपको बताते हैं कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में अब क्या हुआ है, आज क्या हुआ है, ये आप समझिए। एएसआई की 30 सदस्यों की टीम ने सर्वे किया। सुबह 7 बजे से दोपहर 12:20 तक ये सर्वे हुआ। सफाई के बाद जीपीआर के जरिए, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार टेक्नोलॉजी, इसके जरिए सर्वे किया गया। जो वुजू खाना है, जिसको छोड़कर बाकी हिस्से का सर्वे हुआ। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे पर रोक लग गई। अब यहां पर यह है कि सवाल है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 26 तारीख तक रोक लगाई है, उसके बाद आगे क्या होगा, अभी ये सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। लेकिन ज्ञानवापी विवाद भी जल्दी से आपको एक नजर में दिखा देते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। ये आज का विवाद नहीं है, ये बहुत पुराना विवाद है। 1919 वाराणसी कोर्ट में इसको लेकर पहली याचिका डाली गई। ज्ञानवापी परिसर में पूजा की मांग की गई इस याचिका में। उसके बाद 1998 मस्जिद पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। 22 साल तक केस पर सुनवाई नहीं हुई। 2019 वाराणसी जिला अदालत में याचिका दाखिल की गई, परिसर का एएसआई से सर्वे कराने की मांग की गई। 2020 इलाहाबाद हाईकोर्ट से सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगी, याचिकाकर्ता ने निचली अदालत का भी रुख किया।
अप्रैल 2021 वाराणसी सिविल कोर्ट ने केस को दोबारा खोला। हाईकोर्ट से फिर से सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लग गई। अगस्त 2021 5 महिलाओं ने सिविल जज के सामने अर्जी दी और श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा दर्शन की उन्होंने मांग की। अप्रैल 2022 सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, वीडियोग्राफी का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद पक्ष की इसको लेकर याचिका खारिज हो गई। मई 2022 सर्वे में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया, मुस्लिम पक्ष ने आकृति को वजू खाने का फव्वारा बताया। सेशन कोर्ट से हिंदू पक्ष को विवादित जगह की सील करने की मांग, सील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। सुप्रीम कोर्ट का विवादित जगह को सील करने का ही आदेश आया। फिर मई 2023 वाराणसी जिला अदालत में 4 महिलाएं अर्जी देती हैं और विवादित हिस्सा छोड़कर एएसआई सर्वे की मांग करती हैं। और जब हम आज बात कर रहे हैं जुलाई 2023, जिला जज का विवादित हिस्सा छोड़कर एएसआई सर्वे करने का आदेश आ गया और 4 अगस्त तक सर्वे रिपोर्ट करने का उन्होंने आदेश दिया। और देखिए, मैंने जैसा कि आपको कहा था कि सर्वे में शामिल एक प्रमुख सदस्य हमारे साथ लाइव होंगे। वो लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष नंदन चतुर्वेदी, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं और सर्वे में भी शामिल रहे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, आपका स्वागत है। सुभाष जी, क्योंकि आप हिंदू पक्ष के वकील भी हैं और दूसरा आज सर्वे में भी शामिल रहे, तो आप बहुत अहम हो जाते हैं आज पूरे देश के लिए। आज आप बहुत अहम हो जाते हैं हमारे दर्शकों के लिए। तो सबसे पहला सवाल सर, आज सर्वे में क्या हुआ? सुभाष जी, आवाज आ रही है? आज सर्वे लगभग 7 बजे सारी टीमें आ गई। जी 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 बताइए। 7 बजे जो है सुबह एएसआई की टीम वहां पहुंची मौके पर। हेलो, जी जी आवाज आ रही है सुभाष जी, बोलिए। 7 बजे लगभग, जी जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है, मुझे भी आ रही है, आपकी आवाज टीवी पर जा रही है, बोलिए। 7 बजे जो है, अच्छा 7 बजे एएसआई की टीम पहुंची उस ज्ञानवापी परिसर में और 7:30 पौने 8 बजे उन्होंने अपनी कार्रवाई को प्रारंभ किया। 42-43 लोगों की अपनी टीम थी उनकी। 42-43 लोगों ने उस बैरिकेटिंग के अंदर विवादित क्षेत्र में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद उन्होंने मेजरमेंट शुरू कर दिया अपना, नाप जोख, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, किन बिंदुओं पर उनको क्या करना है, कैसे सर्वे करना है, इन सब सारी चीज़ों की कार्रवाई वो आगे बढ़ाने लगे। उसके बाद जो है वो सारे जो है, चूँकि जो मुख्य गुंबज जो 3 आपका कहा जाए सेंट्रल डोमेन और 2 अन्य डोमेन जो है गुंबज जो है 3 गुंबज, उनमें ताला बंद था, इसलिए खुल नहीं पाया। भीतर एएसआई की टीम अभी नहीं पहुंच पाई। लेकिन पश्चिमी जो मलबे पड़े हैं उधर से लेके जो चबूतरे से लेके पूर्वी, यानी कि तीनों गुंबज को छोड़कर उसके अंदर के क्षेत्र छोड़कर सारे क्षेत्रों में उन्होंने मेजरमेंट प्रारंभ कर दिया और 4.5 घंटे लगभग जो है 12 साढ़े 12 बजे तक उनकी कार्रवाई चली कि सर्वे किस बिंदु पर कैसे किया जाए, ये सारी तैयारियां चल रही थी। तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि स्थगन आदेश आया कि इसको आप जो है 26 तारीख तक हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद इसको कार्रवाई इसको करिएगा, तब तक इसको स्थगित रखा जाए। और पूरी टीम वहीं काम जो है बंद कर दी। ये आज पूरी घटना घटी है, बिना छुए, बिना समझ लीजिए कहीं खुदाई नहीं हुई है। सामान्य जो है कहा जाए सर्वे जो आज एएसआई ने किया है। सुभाष जी, जीपीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया क्या आज? जीपीआर इनकी जो तमाम टेक्नोलॉजी मशीनें थी वो जगह जगह सेट कर रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, अपना कार्यक्रम शुरू नहीं किया है। लेकिन मशीनों को इन्होंने कई जगहों पे सेट कर दिया था ताकि ये जीपीआर जो है शुरू किया जाए। लेकिन तब तक जो कोर्ट का आदेश आया इसलिए काम आगे बढ़ नहीं पाया है और बीच में ही स्थगित करना पड़ गया। तो मशीनें ये कई जगह 2-3-4 जगहों पे इन्होंने मशीनों को जो बैठा दिया था, इनके रडार वगैरह जो है इन्होंने जो लगाया अपना जो है वो सारे लगाए थे, लेकिन अभी इस पर कहीं कोई एक्शन में या कार्रवाई खुदाई वगैरह ये कुछ अभी किए नहीं हैं। ठीक है सुभाष जी, क्योंकि आपकी बातें सबसे बड़ी गवाही हैं आज के सर्वे की और बहुत अहम बातें आप बता रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप रहिए मेरे साथ आप भी मेरे साथ हैं। लेकिन मैं सर्वे को लेकर सीधे यहाँ पर अब जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं दानिश कुरैशी के पास जाना चाहता हूँ। दानिश कुरैशी, सर्वे को लेकर विवाद क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि बात शुरुआत से ही अगर हम देखे जाए तो बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के जिस तरह का मामला है, उन चीज़ों को जिस तरह से साइडलाइन करके चीज़ें सेटल डाउन की जा रही हैं,
कहीं ना कहीं वो मामला जो है वो मुझे लगता है कि प्रॉब्लमेटिक है। देश के अंदर में हमने पहले भी देखा जिस तरह से बाबरी मस्जिद वाला फैसला आया, हमने वो देखा, और उसके अंदर में जो जजमेंट आया उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ एक्ट का जिस तरह से जिक्र किया गया, ये सारी चीजें हमारे सामने होने के बावजूद भी जो प्रोसेस किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं सवालों के घेरे में है। ठीक है, मैं अब बीजेपी से भी एक रिएक्शन लेता हूं। क्या कहना है आपका इस पर, राकेश त्रिपाठी जी, जो ये कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट घूम घुमा के वहीं पे आ रहा है? देखिए गौरव जी, जो भी कहना और करना है वो इस समय गेंद न्यायपालिका के पाले में है। ऑनरेबल कोर्ट में इस देश के सभी देशभक्त नागरिकों की आस्था है, विश्वास है, और सब न्यायपालिका के निर्णय का सम्मान करेंगे। लेकिन ये जो कुतर्क बार बार गढ़ने का प्रयास किया जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है, इस पर कोई कोर्ट फैसला नहीं कर सकती है, तो ये बात इन लोगों को समझनी चाहिए कि इस मसले को लेकर के पहले भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला अदालत में ये मामला बार बार जा चुका है। किसी भी प्रक्रिया पर अब तक कहीं भी इस आधार पर रोक नहीं लगाई गई है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को वायलेट करता है। कोर्ट के भीतर ये दलील, ये तर्क क्यों नहीं जाकर के रख देते हैं दानिश कुरैशी साहब कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला, इसमें तो सुनवाई नहीं हो सकती है, इसमें किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के अपनी समझदारी ठीक करे। इस पूरे मामले को न्यायपालिका सुन सकती है। न्यायपालिका ने सुन करके अपने फैसले कोर्ट बिलों ने पारित किए हैं, सेशंस कोर्ट ने पारित किए हैं। सेशंस कोर्ट के फैसले को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने बिना मेरिट पर विचार करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम मेरिट पर विचार नहीं कर रहे हैं, हम चूंकि ये उनकी याचिकाकर्ता की अपील है कि हमें इस सेशंस कोर्ट के फैसले की अपील करने का समय नहीं मिला है, इसलिए वो समय दिलाया जाए। ये एक लॉजिकल तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वो समय दिया है 2 दिन का, कि 2 दिन के भीतर आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट के सामने अपने तथ्य, अपने तर्क, अपने साक्ष्य लेकर के जाइए और जो फैसला आएगा उसको स्वीकार करिए। लेकिन संकट ये है कि अपनी आस्था, अपने विश्वास पर आपको भरोसा नहीं है। नहीं, इस बारे में क्योंकि कानूनी जानकार हमारे साथ सुभाष जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, और हमारे साथ इस तकनीक के जानकार, ये जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार टेक्नोलॉजी है, ये क्या कैसे काम होती है, जो साइंटिफिक मेथड है कैसे काम करते हैं, इसके जानकार भी हमारे साथ हैं। इस वक्त साइंटिफिक सर्वे एक्सपर्ट हमारे साथ नौटियाल जी हैं। नौटियाल सर, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन देखिए आज जो सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा मुस्लिम पक्ष, और उसने जो वहां पर सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर आपत्ति जताई वो थी खुदाई को लेकर, कि सर्वे में खुदाई का अंदेशा उनको था, उन्होंने ये अंदेशा जताया। बड़ी बात यह है कि जिला अदालत ने अपने आदेश में भी जरूरत पड़ने पर खुदाई करने का भी साफ साफ आदेश दिया है। तो आइए आपको वो फैसला समझा देते हैं। वो फैसला मेरे हाथ में भी है, वो कॉपी आप देख रहे हैं, ये कॉपी मेरे हाथ में भी है। इस कॉपी में देखिए जो ऑर्डर है उसमें कहा गया है एएसआई के निदेशक को निर्देश दिया जाता है कि जो संपत्ति सवालों में है उसकी वैज्ञानिक जांच, सर्वे, खुदाई करें। प्लॉट नंबर 9130 में ये सब कुछ उस हिस्से को छोड़कर किया जाए जिसका जिक्र माननीय सुप्रीम कोर्ट के 17 मई 2022, 20 मई 2022 और 11 नवंबर 2022 के अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी वाराणसी वर्सेस राखी सिंह एंड अन्य के केस वाले आदेश में है। एएसआई के निदेशक को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वो जीपीआर सर्वे, खुदाई, डेटिंग मेथड और दूसरी आधुनिक तकनीकों के जरिए यह पता लगाएं कि क्या मौजूदा इमारत पहले अस्तित्व में रहे किसी हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई है। यह उन्होंने कहा है। और उन्होंने इस आगे क्या कहा, खुदाई को लेकर उन्होंने क्या कहा, यह भी आप सुनिए जल्दी से। वो उन्होंने कहा कि एएसआई के निदेशक को निर्देश दिया जाता है कि वो इमारत की पश्चिमी दीवार के नीचे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार यानी जीपीआर सर्वे करें और जरूरत पड़े तब खुदाई करें। इसमें साफ साफ लिखा है इफ रिक्वायर्ड, कॉन्डक्ट एक्सकेवेशन इफ रिक्वायर्ड। एएसआई के निदेशक को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वो जीपीआर सर्वे करें, जहां भी जरूरत हो वहां खुदाई करें, डेटिंग एक्सरसाइज करें और इमारत की उम्र और प्रकृति पता लगाने के लिए दूसरे वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करें। यह साफ साफ लिखा है इसमें। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी तरह से इमारत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, यह भी उन्होंने साफ साफ कहा है। तो मैं जल्दी से यहां पर नौटियाल जी को लाना चाहता हूं और नौटियाल जी से इस बारे में साफ लेना चाहता हूं, लेकिन नौटियाल जी के पास जाएं उससे पहले आइए आपको, क्योंकि श्रृंगार गौरी का भी ये पूरा मामला है। श्रृंगार गौरी को लेकर आपके मन में अगर जिज्ञासा हो कि ये श्रृंगार गौरी का मंदिर ज्ञानवापी परिसर में कहां है, तो 2 तरीके से आपको बताते हैं। पहले ये सैटेलाइट इमेज के थ्रू, ये देखिए, ये अगर आप देखें तो ये कॉरिडोर है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। यहां आप देखें तो ये है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर। ये जो आप देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे थोड़ी देर पहले और काशी विश्वनाथ का अभिषेक कर रहे थे। अभी हमने आपको दिखाया था। ये वो वजू खाना है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील है। ये आप देखिए, ये 3 गुंबद आपको दिख रहे हैं जो कि मस्जिद है।
ज्ञानवापी मस्जिद है और इसी के पीछे यहां पर जो आप देख रहे हैं, जिसको हमने यहां पर अभी जूम किया है, ये 2 गुंबद के ठीक पीछे वाली दीवार पर ये श्रृंगार गौरी का या जो भित्ति चित्र आप कह सकते हैं, कहते हैं एक आकृति उकेरी हुई है जिसकी हर साल दिन एक बार पूजा होती है एक दिन। और वहां वो महिलाएं कह रही थी कि उन्होंने याचिका जो दी हुई है कि हमें हर साल पूजा करने का वहां पर अधिकार दिया जाए। आइए आपको एक खास तरीके की तस्वीरें दिखाते हैं। हमने खास ड्रोन कैमरे से जो तस्वीरें ली हैं वो रियल पिक्चर, ये सैटेलाइट इमेजेस हमने आपको दिखाई, अब वो विजुअल्स दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर श्रृंगार गौरी मंदिर है कहां। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये पीछे का हिस्सा है ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे का, जहां पर ये देखिए ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं ठीक इसी से लगती हुई जो दीवार है अंदर की तरफ, वहीं पर यह श्रृंगार गौरी है और ये बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को आप देख रहे हैं। यह है वो श्रृंगार गौरी की जगह जहां पर साल में एक बार पूजा होती है। तो 2 तरीके से हमने आपको दिखाया कि यहां पर कैसे होता है। लेकिन मैं नौटियाल साहब जल्दी से आपसे एक यहां पर छोटी सी जानकारी जो हमारे दर्शकों के लिए काफी अहम होगी। सर, ये कार्बन डेटिंग या जो डेटिंग मेथड है या जो जीपीआर टेक्नोलॉजी है, ये कितनी सटीक होगी और इससे सर्वे में क्या क्या निकल सकता है सर? देखिए, इसमें 3 चीजों की बात की गई है। एक है साइंटिफिक सर्वे। सर्वेक्षण में हम किसी चीज के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, हम उसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं। जो फीचर्स या जो मोटिफ वहां पर अगर हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। तो केवल सर्वे से तो किसी तरह की कोई हानि होने की कोई आशंका नहीं है। दूसरी बात आई जीपीआर। जीपीआर में भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय इसके कि हम उस इंस्ट्रूमेंट को वहां पर के थोड़े से फ्लैट एरिया पे चलाकर उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम भेज रहे हैं। तो नीचे अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उससे टकराकर वापस लौटेगा। और बिल्कुल जिस तरह से रेडार काम करता है, ये उपकरण भी अगर कोई वहां पर नीचे स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें बताएगा। इससे भी कोई क्षति होने की आशंका नहीं है। तीसरी बात आई रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग हम रिमोट तरीके से नहीं कर सकते। रेडियो कार्बन डेटिंग करने के लिए हमें थोड़ा सा मटेरियल चाहिए होता है। अब वो मटेरियल क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रयास किए जाने की जरूरत है, क्योंकि लकड़ी की रेडियो कार्बन डेटिंग हो सकती है, चारकोल की रेडियो कार्बन डेटिंग हो सकती है, अगर मिट्टी में रेडियो कार्बन उपस्थित है तो उसकी डेटिंग हो सकती है। तो ये डिस्ट्रक्टिव मेथड है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी संरचना है, उसमें से आधा ग्राम, अब तो एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक उपलब्ध है, उससे अगर कुछ 100 मिलीग्राम मटेरियल भी निकाल दिया जाएगा, उससे रेडियो कार्बन डेटिंग संभव है और उससे ऐसी कोई क्षति होने की संभावना नहीं है। ठीक है। एक और चीज जो की जा सकती है वो ये है कि अब वो रिमोट तरीके अवेलेबल हैं जिससे वहां पर उपस्थित जो हमारे तत्व हैं उनके बारे में पता लगा जा सकता है। और अगर ऐसा हो कि किसी एक विशेष समय में जो प्लास्टरिंग के लिए या गारे या मिट्टी के इसके रूप में जिन चीजों का हम प्रयोग करते थे, यदि उनमें उपस्थित तत्व अलग अलग समय पर अलग रहते रहे हैं तो रिमोट तरीकों से संभव है पता लगाना कौन से तत्व हैं। तो ये भी एक एडिशनल पैरामीटर हो सकता है। ठीक है सर, थोड़ा सा हमें रडार टेक्नोलॉजी थोड़ा विस्तार से बता दीजिए, हमारे दर्शकों को और जरा आसान शब्दों में बता दीजिए। ग्राउंड जीपीआर का पूरा रूप है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, यानी इससे जो विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजी जाती हैं वो जमीन को पेनिट्रेट करके जमीन को चीर के वो दूर तक जा सकती हैं। कितनी दूर तक जाएंगी ये उनकी ऊर्जा पर निर्भर करेगा, और जिस ऊर्जा की होंगी उतनी गहराई तक जाएंगी। और वहां पर अगर कोई चीज इनको परावर्तित कर देती है, उससे टकरा कर ये वापस आ जाती हैं, तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि वहां पे कोई चीज उपस्थित है या नहीं है। इसके अलावा जियोफिजिकल आर्कियोलॉजी भी एक चीज होती है, वो भी करीब करीब यही चीज है। उसमें 500 मेगाहर्ट्ज के आसपास का जो रेडिएशन है वो भेजा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजी जाती हैं। ये ऊपर से भी किया जा सकता है, काफी दूर से भी किया जा सकता है। ये तरंगे पृथ्वी में अंदर तक, थोड़ा अंदर तक जाती हैं। कितनी गहराई तक जाएंगी ये उनकी ऊर्जा पर निर्भर करेगा। कितना सर, तो ये जो कुछ आप बता रहे हैं, इससे क्या इमारत को कोई नुकसान पहुंच सकता है? क्या इमारत को किसी तरह का कोई क्षति पहुंचेगी? नहीं, इससे इमारत को क्षति नहीं पहुंचेगी। और सच तो यह है कि अगर खुदाई भी की जाती है और सावधानी से इन सब सर्वेस को करने के बाद खुदाई ऐसी जगह पे की जाती है जिससे स्ट्रक्चर तक कोई झटका नहीं पहुंचे, कोई नुकसान नहीं पहुंचे, और धीरे धीरे की जाए, तो मेरे ये पर्सनल ओपिनियन है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि शायद उससे भी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बट इट हैज टू बी डन वेरी केयरफुली। जी
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर सीएम नौटियाल। धन्यवाद आपका अपना टाइम हमें देने के लिए। लेकिन मैं एक बार फिर से सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी आपके पास आऊंगा। सुभाष नंदन जी, देखिए एक दिन में और वो भी कुछ घंटों में तो किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सर्वे में क्या कुछ आज आप लोगों ने कुछ देखा क्या? देखिए, जो सर्वे पिछले वर्ष भी जो हुआ था 2022 में 6, 7 और 14, 15, 16 मई को, वो साधारण सर्वे कमीशन बाहरी दीवारों को हम लोगों ने देखा था, परिसर को आज भी हम लोगों ने देखा है। अब एएसआई जो अंदर जो है ज़मीन के अंदर, उस तहखाने के अंदर, उस दीवारों के अंदर क्या इनका जो है क्या नेचर है, क्या इनका एज है, ये अभी उस स्थिति में हम नहीं पहुँचे हैं। अभी तो केवल जो है एएसआई की टीम ने अपनी सेटिंग कहा जाए कि व्यवस्था अपनी बनाई है, अपने जो है ये मेजरमेंट उन्होंने किया है कि हम बिंदु तय किए हैं कि कहाँ हम किस स्थिति में कैसे जो है हम ये सर्वे करेंगे, जांच करेंगे। अभी इसी में उन्होंने 4 साढ़े 4 घंटे बिताए हैं। उसके बाद अब आगे की कार्रवाई जो शुरू होती, मशीनों को भी 2-3 जगह पे उन्होंने बैठाया था कि जो है हम इसकी जांच करेंगे। तब तक जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और काम को रोकना पड़ गया है। तो आज इतना आसान और इतना कम समय में होना भी नहीं, इसमें काफ़ी समय लगेगा। एएसआई के सर्वे में कई दिन लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, क्योंकि उस परिसर के एक एक बिंदु को, एक एक कोने को, एक एक दीवालों को, एक एक ज़मीन के अंदर एक एक जगहों का सर्वे करना है, क्योंकि हम लोगों की जो मांग है, इसलिए जो इसमें काफ़ी समय लगेगा। और आज एएसआई चूँकि ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, पहला कदम हम लोगों ने बढ़ा दिया है, एक कदम हम लोग बढ़े हैं। और हाईकोर्ट से भी हमें पुनः आदेश मिलने के बाद हमारे जो याचिका, जो हमने प्रार्थना पत्र दिया है एएसआई जांच का, उस पर पुनः जो है फिर से शुरू करने का आदेश आएगा, और तब तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। चलिए, तो ये तो हो गया ये तकनीकी पक्ष, लेकिन मैं अब जरा राजनीतिक पक्ष पर इस पर बात करूंगा। राकेश त्रिपाठी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इसी बीच देखिए इसको लेकर जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं वो भी सुनाने बहुत जरूरी है। ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है, लेकिन इस पर राजनीति जमकर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई और आदेश पर आपको यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और फिर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की बातें सुना देते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 1991 का वर्शिप एक्ट सबको मालूम है। ज्ञानवापी, उसके बाद न जाने कौन कौन सी मस्जिदें, और सब मिला के 3000 मस्जिदों के ऊपर प्रॉब्लम खड़ी करना चाह रहे हैं। तो आखिर इस देश में करना क्या चाहते हैं? देखिए राकेश जी, धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप ही लोग कहते हैं, और कोर्ट में मुकदमा है, उसके बावजूद मौर्य जी ने कह दिया शिव ही सत्य है। मतलब फैसला आ गया आप बीजेपी की तरफ? कोई संदेह है क्या? नहीं, स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, शिव सत्य है, इस बात में किसी को कोई संदेह है क्या? मुझे लगता है दानिश कुरैशी को भी इसमें संदेह नहीं होगा। शिव सत्य है और सत्य ही सुंदर है, ये सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना पर किसी को कोई परहेज है क्या? ये तो सूत्र वाक्य है, भारत के संविधान ने इसको स्वीकार किया है, भारत का आम जनमानस इसको स्वीकार करता है। इस वाक्य में तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती। नहीं, देखिए इस बात में आपका सवाल क्या है और उसका जवाब क्या है, उसको साथ आप जोड़कर कैसे देखना चाह रहे हैं, ये आपका अपना मंतव्य हो सकता है। लेकिन शिव सत्य है और सत्य जो है वो सुंदर है, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। श्रावण मास चल रहा है इस समय, करोड़ों भक्त इस समय अपने भगवान पर इस समय रुद्राभिषेक करते हैं, उन पर जल न्यौछावर करते हैं, जल चढ़ाते हैं उन पर, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन इस मसले को लेकर के मेरा इतना कहना है कि अपने अपने विश्वास है, अपने अपने बिलीफ है, अपनी अपनी आस्था है। दानिश कुरैशी की अपनी आस्था है, इनको अपने खुदा पर भरोसा रखना चाहिए और खुदाई से नहीं डरना चाहिए। हिंदू पक्ष को अपने आदि विश्वेश्वर पर, काशी विश्वनाथ पर भरोसा रखना चाहिए और उनको इसके साथ विश्वासी बनना चाहिए, अपनी आस बनाए रखनी चाहिए। अपने आस्था के पक्ष में तथ्य, तर्क और साक्ष्य ये कोर्ट में कसौटी पर कसे जाएंगे। नहीं तो और इसीलिए साक्ष्यों के संकलन के लिए ही इंडिया की बात है। कोर्ट से भी इसी सत्य की अपेक्षा है राकेश त्रिपाठी? देखिए, सरकार के तौर पर आप कहेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसको संकल्पित है अक्षरशः लागू करने के लिए और संवैधानिक तौर पर बाध्य भी है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको देश के हर नागरिक को सर माथे रखना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कोर्ट अपने फैसले में किन किन बातों को स्वीकार करेगी, किन बातों को किस रूप में कैसे उसकी प्रक्रिया लेकर के चलेगी, ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है ना, उस पर भरोसा रखना चाहिए। कोर्ट का एक फैसला आया कि एसआई से सर्वे होना चाहिए, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि इसको 2 दिन तक के लिए टाल दिया जाना चाहिए।
मुझे लगता है एक विधि की परिधि के दायरे में दानिश जो कुरैशी से प्रक्रिया इस बारे चल में रही जवाब ले है रहे उस हैं। दानिश प्रक्रिया पर कुरैशी, भरोसा रखना चाहिए। आप ही राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि दानिश कुरैशी को इस बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि शिव ही सत्य हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल हकीकत कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बात करते हैं ना, तो उन बातों को समझने की जरूरत है, और सीधे सीधे तौर पर अगर आप चीजों को समझेंगे तो समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही देश में इस प्रकार की राजनीति करती आई है। हमने देखा किस तरीके से 1990 के दशक में उन्होंने क्या किया, सारी दुनिया ना वाकिफ नहीं है उससे। हमने देखा उसके अंदर में आज तक बाबरी मस्जिद के शहीद करने वाले लोग थे, क्या हुआ उनका, क्या कोई फैसला आया उस पर? नहीं आया। तो सवाल यह है कि जब सवालों का घेरा, जब एक वर्ग जो सवालों के घेरे उसमें है, जब हम ये कह रहे हैं कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जब बात है, तो आप उन चीजों को वो एक्सक्लूड ही किस तरह से कर सकेंगे कि जब अगर एक कानून ही नाफिज है यहाँ पर, तो उन चीजों को अगर बढ़ाने कर अल्टीमेट आप कहां ले जाकर खड़ा करेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरे नंबर की बात यह है कि इस तरह की जो रंजिश अगर बढ़ने की बात है कि भाई लोगों के पक्षों के बीच में अगर राजनीतिक पक्ष जिस तरीके की बात करेंगे, अगर उनका स्टेटमेंट इस तरीके से आएगा, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से राजनीति करने की जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, ये आपके सामने नजर आ रही है, बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है। नहीं, लेकिन आपने 1991 वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया है। ये मैं कुछ ग्राफिक्स दिखाऊं उससे पहले जल्दी से सुभाष नंदन जी से एक रिएक्शन ले सकता हूं। सुभाष नंदन जी, आप हिंदू पक्ष के वकील हैं, मुस्लिम पक्ष बार बार इस एक्ट का जिक्र कर रहा है, इसकी क्या काट है आपके पास? देखिए, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, इसकी पूरी जानकारी मुस्लिम पक्ष को या तो नहीं है, या तो ये भ्रमित करते हैं। ये कानून जो है बना है इसलिए धर्म स्थल के लिए, उपासना स्थल के लिए। अब प्रश्न ये है कि जो स्थल विवादित है, जो अभी डिफाइन परिभाषित नहीं है कि मंदिर है कि मस्जिद है, आपका कहना है कि मस्जिद है, हमारा कहना है मंदिर है, तो मंदिर और मस्जिद के विवाद के बीच में ये कानून कैसे लागू करेंगे आप? या तो उस कानून में डिफाइन किया गया होता कि ज्ञानवापी परिसर जो है मस्जिद है, तब ये हम अगर इसको आगे बढ़ाते तब जो है आप कहते कि कानून का उल्लंघन है। तो ये डिफाइन तो है नहीं उस कानून में ज्ञानवापी परिसर। 1947 में भी 15 अगस्त के पहले और उसके बाद भी जो है विवादित परिसर था। तो जब विवादित परिसर है तो फिर ये कानून किस पे लागू करेंगे? हम कह रहे हैं मंदिर है, ये कानून हमारे पक्ष में लागू हो रहा है। और दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी परिसर का जो है नेचर और एज जानना जो है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है। लंबी बहस इसी जिला न्यायालय में चला है। मुस्लिम पक्ष ने, हिंदू पक्ष ने अपने अपने सारे तर्क रखे हैं इस कानून के संदर्भ में, और कोई साक्ष्य जो है कहीं से ये सिद्ध नहीं कर पाया है मुस्लिम पक्ष कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस दावे को जो है बाधित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दानिश कुरैशी इस पर रिस्पॉन्ड भी करना चाहते हैं, वो भी उनसे भी बात करूंगा मैं, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आप गलत बयानबाजी करते हैं। सुभाष नंदन जी, आप वो गलत बयान कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो उनको बोलने देंगे अभी। एक मिनट, सड़कों पे आप चिल्लाते हैं, ठीक है, उनसे दोषारोपण करते हैं, लेकिन अरे आप राजनीति मत करिए, उनको राजनीति करने दीजिए ना। सुभाष नंदन जी, राकेश त्रिपाठी को राजनीति करने दीजिए, आप तकनीकी पक्ष पे रहिए, आप रहिए। मैं आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, आप समझा पाए ज्यादा अच्छा होगा। सुप्रीम अभी कोर्ट का फैसला 2 दिन पहले आया, आज मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि भाई एक दिन रुक जाओ, अभी सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं, वहां आएगा मामला, वहां से जो होगा देख लेंगे, तब सर्वे कराना। रातों रात बैठक, 9 बजे रात में बैठक होती है, 8 बजे बैठक होती है, और फिर अगले दिन सुबह 7 बजे से सर्वे होना शुरू हो जाता है। क्या एक आध दिन रुक नहीं सकते थे? इतनी जल्दी क्या थी सर्वे कराने की? नहीं, देखिए, जिला अदालत का जो फैसला था, जिला अदालत के फैसले को तामील करना, उस फैसले का अनुवर्तन करना, उसका पालन कराना, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है तब तक जब तक कि कोर्ट, एपेक्स कोर्ट का कोई निर्णय संदर्भ में ना आ जाए कि कोई इस पे स्टे लगा दिया गया है, कोई रोक लगा दी गई है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अगर कोई रोक लगा दी होती तो निश्चित तौर पर यह सर्वे नहीं कराया जाता, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश है तो उसकी पालना होनी चाहिए, और उसकी पालना करने में सबको सहमत होना चाहिए। आप उससे असहमत हैं, आपके पास विकल्प है, आप ऊपरी अदालत में, उच्च न्यायालय में जाकर के इसको चैलेंज कर सकते थे। गए भी सुप्रीम कोर्ट में, गए भी, सुप्रीम कोर्ट ने रोका, सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया कि 2 दिन के भीतर आप प्रॉपर प्रक्रिया का पालन करिए और चरणबद्ध तरीके से पहले
हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट के सामने अपनी बात कहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस केस के मेरिट पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। ये रोक जो लगा रहे हैं ये मेरिट के आधार पर नहीं कर रहे हैं, वरना अगर मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके फैसला कर रहा होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट ये कह देता कि नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कोई राइट नहीं है कि वो इसकी किसी प्रकार से कोई सर्वे नहीं कर सकता। आप जो कह रहे हैं राकेश जी, ये तो बट ऑब्वियस है। देखिए राकेश जी देखिए, आपके पीछे मुझे कानून की किताबें दिख रही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। आप भी वकील हैं शायद और आप भी कानून को जानते हैं। ये तो बट ऑब्वियस है कि सुप्रीम कोर्ट अगर दूसरा पक्ष जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको कुछ दिन के लिए रोकेगा ही। तो ये एम्बैरेसमेंट नहीं होता कि आप कुछ दिन रुक जाते, मुस्लिम पक्ष की भी वहां सुनवाई हो जाती, उसके बाद करते, तो शायद इस एम्बैरेसमेंट से बच जाते। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इस बात को आपके देख रहे दर्शकों को भी स्पष्टता से समझना चाहिए कि किसी भी मामले में अगर निचली अदालत का कोई फैसला आता है तो क्या उसको तब तक लागू नहीं किया जाएगा कि अभी पहले हाईकोर्ट का इंतजार किया जाए, अभी पहले सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जाए। ये तो वर्षों वर्ष की प्रक्रिया है। तो क्या निचली अदालत के फैसले को रद्दी के टोकरे में फेंक दिया जाएगा? निचली अदालत का फैसला जिस समय से सुनाया गया, वर्डिक्ट सुनाया गया, उसी समय से वो लागू हो जाता है, तब तक जब तक कि उस पर किसी प्रकार का कोई स्टे ना हो। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्टे मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका करता हूं कि याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा राकेश जी, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जब प्रशासन ने उनसे बात की तो उन्होंने प्रशासन से कहा कि अभी कुछ देर रुक जाइए। तो उनकी बात मानने में क्या अर्थ था? इतनी जल्दी तो सर्वे एक दिन में होना भी नहीं है, सर्वे में टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि प्रशासन बिल्कुल नहीं रुक सकता है। प्रशासन इस बात के लिए बाध्य है जो कोर्ट बिलो का आदेश है, जो जिला अदालत का आदेश है, प्रशासन उसको करने के लिए बाध्य है। उसकी संवैधानिक दायित्व है कि वो जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करे, तब तक जब तक कि किसी ऊपरी अदालत का कोई स्थगन आदेश न हो। ये विधिक स्थिति है और इसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सर्वे किया जाए, निश्चित तौर पर सर्वे करने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिला जज कोर्ट का आदेश है और आदेश की पालना हो रही है, इसमें क्या दिक्कत है आपको? नहीं, देखिए आदेश की पालना बहुत सारे मैटर्स में हुई है। हमने तो उत्तर प्रदेश के अंदर की परिस्थितियां देखी है कि एक अकेले आदेश की बात नहीं है, बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस में दे सकता हूं अगर त्रिपाठी साहब चाहें तो। दूसरे नंबर की बात, जो पैनलिस्ट जो हमारे हैं, एडवोकेट शायद है, पक्षकार, वो जो बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, तो मैं उनसे मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो ये कह रहे कि भाई नेचर की बात तो ये है कि आज की डेट में तो वहाँ नमाज और अजान तो हो ही रही है जगह पर। मतलब ये चीज तो बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर है। अब ये क्लियर होने के बावजूद भी वो बात कह रहे हैं कि 1947 के बाद की जो परिस्थितियां हैं तब को लेकर आ जाने की जो बात है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि अल्टीमेटली लेकर जाएंगे कहां ले जाएंगी परिस्थितियां। मुझे ये समझने में नहीं आता कि भाई जी मैं खत्म कर दूं उसके बाद। मुझे ये समझ में नहीं आता। नहीं कोई देखिए कोई तर्क ये तर्क बहुत कमजोर है कि नमाज हो रही है इसलिए वो मस्जिद है। अरे नमाज तो रेल में भी करते हैं, बस में भी करते हैं, तमाम सारी सड़कों पर बैठकर करते हैं, तो क्या सबको मस्जिद घोषित कर देंगे? नहीं, नमाज किए जाने के आधार पर मस्जिद नहीं घोषित हो सकती ना। नहीं क्यों? जब आज का परिस्थिति की तो बात करिए ना आप, आपके सामने है ना, जब नमाज कहीं पे भी पढ़ सकते हैं वो बात ठीक है, लेकिन जो जगह है वो जगह तो डिफाइन है ना, जो नमाज के लिए जगह की गई। आप समझिए, अगर नहीं होगा तो कहीं जंगल में वो जगह मस्जिद है या नहीं है इसी बात का तो अन्वेषण होना है ना। मतलब वो मस्जिद है या नहीं है इसी बात का तो अन्वेषण होना है। त्रिपाठी साहब आपका क्या सवाल है? मतलब है नहीं यानी आप क्या कह रहे हैं? किसी और जगह किसी नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है। याचिकाकर्ता याचिका लेकर के गए हैं, सवाल कोर्ट के सामने रखा गया और कोर्ट फैसला कर रहा है। याचिकाकर्ता याचिका लेकर नहीं जा सकते क्या? कोर्ट इसको सुनवाई नहीं कर सकती क्या? कोर्ट सुनवाई करने की आपको आपत्ति है? अच्छा ठीक है, एक मिनट सुनिए दानिश कुरैशी सुनिए, राकेश त्रिपाठी सुनिए। देखिए अयोध्या से थोड़ा अलग है ये मामला ज्ञानवापी से। ज्ञानवापी मामले में कुछ लिखित साक्ष्य हैं और वो साक्ष्य हम दिखाना चाहते हैं जो ये बताते हैं कि ये मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वो साक्ष्य इतिहास में है, इतिहास की किताबों में है। मैं वो आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं वो लिखित साक्ष्य, लिखित इतिहास क्या है जो बताता है कि यहां पर मंदिर तोड़कर बनाया गया। देखिए अगर आप मासिर आलमगिरी को देखें जो कि साकी मुस्तैद खान ने लिखी थी, औरंगजेब के दरबार में इतिहास के लेखक थे, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है मासिर आलमगिरी में 18 अप्रैल 1669 के दिन बनारस में स्कूल और मंदिर गिराने का आदेश दिया औरंगजेब ने, और उसके बाद 2 सितंबर 1669 को बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिराया गया। ये इस किताब में लिखा है, ये आप इसको एक डॉक्यूमेंट के तौर पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए एक औरंगजेब पर किताब लिखी गई थी, द मैन एंड द मिथ। ये औरंगजेब पर किताब किसने लिखी थी? ये लेखक थे एंड्रू ट्रस्के। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा ज्ञानवापी मस्जिद आज भी बनारस में मौजूद है। ये मंदिर के ध्वंसावशेष पर खड़ा एक स्थापत्य है।
ये उन्होंने कैटेगोरिकली अपनी किताब में लिखा है। मंदिर के ध्वंसावशेष पर खड़ा एक स्थापत्य है, यह मुगल आधिकारिता से नाफरमानी का परिणाम है। यानी राजा ने तोड़वा दिया, मुगल राजा ने उसको, और वहां पर मस्जिद बनवा दिया। तो ये तो इतिहास में भी दानिश कुरैशी लिखा हुआ है। और आप जिस नेचर की बात कर रहे हैं, तो नेचर तो इधर भी दिख रहा है। तो सुनिए, मैं आपको बताऊं बाबरी मस्जिद के फैसले में क्या आया, चलिए बताइए आप मुझे। अल्टीमेट क्या फैसला आया? क्या पक्ष में आके खड़ा हो गया मामला? आप मुझे बताइए। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जब आप बात कर रहे हैं वहां पर, अगर तथ्यों की बात थी तो तथ्य कहां थे बताइए। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जो पेश किए गए उन तथ्यों की बात करिए, आप उन जजमेंट पे उस पर बात करिए। आप बताइए क्या मुख्य मुद्दे थे उसके, बताइए। आप ये कह रहे हैं दानिश कुरैशी की देश की सबसे बड़ी अदालत बिना तथ्य के फैसला दे रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आस्था के आधार आप कंटेम कर रहे हैं कोर्ट को। आस्था के आधार पे नहीं दिया गया, बताइए। तो कोर्ट आस्था के आधार पर बोलता है। दानिश कुरैशी क्या बात कर रहे हैं? पर दिया गया, अभी तक साक्ष्यों के आधार पर अच्छी बातें कर रहे हैं, दलीलों के समर्थन में आप कुछ भी बोलने लग गए। कोर्ट बिना तथ्य के आधार पर फैसला दे रही है, ये बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं दानिश कुरैशी? कैसे बोल रहे हैं आप ये चीज? मुझे बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट आस्था पर फैसला दे रही है, सुप्रीम कोर्ट सबूतों पे फैसला नहीं दे रही है, आप ये कह रहे हैं? तो गजब बात कर रहे हैं टीवी पर बैठ के आप। अरे 1947 आपने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया बिना सबूतों के आधार पर वो फैसला दे रही है, आपने ये कह दिया। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तर्क नहीं है, सबूत नहीं है, आस्था के आधार पर फैसला दे रही है कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत। बताइए आप। नहीं, बताइए आप। नहीं, मैं क्या बताऊं? मुझे तो ये पता है, मेरी छोटी सी समझ ये कहती है कि देश की कोई भी अदालत आस्था पर नहीं, तथ्य के आधार पर, सबूत के आधार पर फैसला देती है। मेरी भी छोटी सी समझ में इजाफा कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने व्यक्तिगत आस्था के आधार पर फैसला दे दिया। आपने कह दिया व्यक्तिगत आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। राकेश त्रिपाठी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुनिए राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं, सुनिए दानिश कुरैशी क्या कह रहे हैं। संदर्भ में स्पष्ट कर दूं, मैं देखिए राम मंदिर के संदर्भ में स्पष्ट कर दूं, बाबरी विवादित ढांचे को लेकर के चाहे वो कोर्ट बिलो का आदेश था, वो हाई कोर्ट का आदेश था, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इन सारे आदेशों को अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दानिश कुरैशी कि ये आस्था के आधार पर नहीं, ये तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, लंबी बहस के बाद, हर दलील को कसौटी पर कसने के बाद ये फैसला आया है। और हर स्तर पर यह स्वीकार किया गया कि वहां पर राम जन्मभूमि थी, राम जन्मभूमि है और राम जन्मभूमि ही रहनी चाहिए, इसलिए हर स्तर पर माना गया। आप मुस्लिम पक्ष ना इसमें कोर्ट बिलो में जीता था, ना मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जीता था, ना मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जीता, इसलिए दानिश कुरैशी मैं दूसरी बात कह रहा हूं। दानिश कुरैशी के साथ क्या है, ये आस्था को मानने को तैयार नहीं है, ये धर्म ग्रंथ को मानने को तैयार नहीं है, ये पुराण को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये शास्त्र को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये आज किसी वेद को मानने को तैयार नहीं है, ये आज इस्लामिक लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को मानने को तैयार नहीं है, ये आज क्रिश्चियन लेखकों के द्वारा जो विदेशी इतिहासकार है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को मानने को तैयार नहीं है। ये राकेश त्रिपाठी सुन ले क्या कह रहे हैं दानिश कुरैशी, एक मिनट राकेश त्रिपाठी सुन ले दानिश कुरैशी क्या कह रहे हैं। दानिश कुरैशी 20 सेकंड, दानिश कुरैशी 20 सेकंड, दानिश कुरैशी 20 सेकंड बोलिए क्या कह रहे हैं आप। नहीं, मैं उनसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर मामला ऐसा था तो फिर मस्जिद के लिए जगह क्यों दी गई, ये बताइए मुझे। चलिए राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए 20 सेकंड, फिर सुभाष मस्जिद के लिए जगह नहीं, मस्जिद के लिए देखिए कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है, कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर से किसी प्रकार तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, वही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल इनहेरेंट पावर है तो दे सकती है, कोर्ट का इनहेरेंट पावर था ही, वही तो हम कह रहे हैं। सदा शहता भी कोई चीज होती है दानिश कुरैशी, राम जन्मभूमि के संदर्भ में सदा शहता भी कोई चीज होती है, कोर्ट का बड़ा दिल है, नहीं चाहते थे कि मुस्लिमों को ठेस पहुंचे इसलिए उनको दे दिए। सुभाष नंदन जी से बात कर लेता हूं मैं। सुभाष नंदन जी, ये देखिए अब यहाँ पे अयोध्या का रेफरेंस बार बार आ रहा है, तो क्या ये मामला भी अयोध्या की तरह ही देख रहे हैं क्या आप? नहीं, अब आपको बता दें गौरव जी कि अयोध्या का मामला दूसरा था और ये ज्ञानवापी का मामला दूसरा है। अयोध्या में सारे साक्ष्य जमीन के अंदर जो है दबे पड़े थे, जितना भी इतिहास उस राम जन्मभूमि का था, मंदिर का था, ऊपर के भाग को तोड़ दिया गया था और सारे साक्ष्य एएसआई ने खुदाई करके जुटाए थे और उन्हीं प्रमाणों और साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने फैसला दिया था। तो आप कह रहे हैं इसीलिए सर्वे बहुत जरूरी है और इसीलिए जमीन के बाहर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभाष जी, बहुत शुक्रिया दानिश कुरैशी, राकेश त्रिपाठी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन चलते चलते देखिए शो में समय कम है, आपको बता दें कि आखिर क्या कैसे होता है सर्वे। आप देखिए जीपीआर क्या है,
किसी भी ऐतिहासिक चीज की प्रामाणिकता, उससे जुड़े पुख्ता साक्ष्य जुटाने के लिए साइंटिफिक सर्वे किया जाता है। और इसीलिए आज वहां पर टीम पहुंची थी। चट्टान, मिट्टी, नींव, दीवार के अंदर की जांच जीपीआर, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार टेक्नोलॉजी से होती है। किसी भी चीज को बिना खोदे या तोड़े इस तकनीक से जांच की जा सकती है और इसीलिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। सतह के नीचे मौजूद चीजों की जानकारी, करीब 11 से 15 फीट तक क्या रहा नीचे, वो इस तकनीक से जानकारी जुटाई जा सकती है। अब सर्वे में क्या निकल कर आता है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जीपीआर रेडियो सिग्नल भेजता है और उससे वो चीजें पता चलती हैं उसको कि आखिर ये क्या हो रहा है। किसी चीज से टकराने पर उसकी रीडिंग की जाती है कि आखिर ये क्या चीज है, क्या इससे पहले कुछ यहां पर था कि नहीं था। रीडिंग को पैराबैलाज कहा जाता है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है क्या निकाल कर लाती है, पैराबैलाज से किसी तत्व की जानकारी वहां पर मिलती है, नहीं मिलती है, सब कुछ इसी पर टिका है और देखते हैं कि आगे क्या निकल कर आता है।